हेलो 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 हेलो। चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, जिसमें हम रोजाना पिछले दिनों के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि आने वाले एसएससी जीडी या यूपी पुलिस एग्जाम्स को डेडिकेट करके। ठीक है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को हमने ऑलरेडी देख लिया था। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के भी करंट अफेयर्स को हमने देख लिया। आज हम लोग 21, 22 और 23 जनवरी, है ना, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लो। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें 21, 22 एंड 23 ये तीन दोनों के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखना ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? साल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 21, 22 और 23 जनवरी 2024 की क्या देखेंगे भैया? हम करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। क्या कह रहा है? ध्यान से कह रहा है, अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को होगी या हो चुकी है भैया? प्राण प्रतिष्ठा, हाँ जी, अयोध्या मंदिर के अंदर भैया जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो कब हुआ बच्चा? 22 जनवरी को हुआ है बच्चा। कब हुआ है? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो है इसका कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। किसके द्वारा किया गया है भैया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, लीड किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर मैं रामलला की बात करूं या अयोध्या राम मंदिर की बात करूं बच्चा, तो इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी? साल 2020 में। ये भी किसके द्वारा रखी गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कितने सालों में काम पूरा हुआ है? तो लगभग 4 सालों में ये काम पूरा हुआ, लगभग 4 इयर्स में, है ना, लगभग 4 इयर्स में, 3-4 इयर्स में जो है ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये काम पूरा हुआ है। किसका? तो अयोध्या राम मंदिर का। अभी भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो है बनने बाकी है, बट इसे इनॉग्रेट कर दिया गया। कब? 22 जनवरी। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नींव भी इन्हीं के द्वारा रखी गई थी और इनॉग्रेट भी इनके द्वारा ही कर दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 10 एकड़ में ये जमीन फैला हुआ है, आप देख सकते हो। टेम्पल का टोटल कॉम्प्लेक्स जो है 57 एकर्स का है। जो कॉम्प्लेक्स है ये 57 एकर्स का है। जो मंदिर है ये 10 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, इसे शिखर कहते हैं। किसी भी मंदिर का जो शिखर होता है उसे टॉप मोस्ट को कहते हैं। उसके बाद ये गर्भगृह हो जाएगा, ये कुड़ू मंडप हो जाएगा, ये नृत्य मंडप हो जाएगा, ये रंग मंडप हो जाएगा। ठीक है, 161 फीट की क्या होने वाली है? हाइट होने वाली है बच्चा। ठीक है, 3 साल, लगभग 3 साल में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। 2024 में खत्म हुआ है और 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल से इसको बनाया गया है? तो नगारा आर्किटेक्चर स्टाइल से इसको बनाया गया है। 360 इसमें पिलर्स होने वाले हैं, 5 इसमें डोम्स होने वाले हैं। ठीक है, डोम्स देख लो आप, 1 2 3 4 5, 5 इसमें डोम्स होने वाले हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है किसके बारे में? जो भव्य राम मंदिर जो कि अयोध्या में हाल ही में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, भव्य राम मंदिर जिसको हाल ही में अयोध्या में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, रिविजन क्लास है इसलिए थोड़ा सा सेशन को फटाफट देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पे है? पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। देखो भैया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है इसे हम लघु संसद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लघु संसद के नाम से जानते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जितने भी पॉलिसीज होती हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, वो कहां पे लिए जाएंगे? तो वो यहीं पे लिए जाएंगे, लघु संसद के अंदर या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर। अब इसकी जो है वो बैठक होती है और हर बैठक के जो है वो चेयरपर्सन डिसाइड किए जाते हैं। जैसे इसकी जो बैठक हुई थी 78 नंबर वाली,
78 नंबर वाली जो बैठक हुई थी, इस बैठक के सॉरी इसकी जो बैठक हुई थी 77 नंबर की, कब हुई थी ये? 2022 में। और उस बैठक के चेयरपर्सन कौन थे? तो उस बैठक के चेयरपर्सन थे बच्चा, उस बैठक के चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे कसाबा कोरिसी। कौन थे बच्चा? कसाबा कोरिसी जो है ये इसके चेयरपर्सन थे 2022 में, जब 77 नंबर वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक हुई। अब 2023 आया भैया, 2023 में इसकी जो चेयरमैनशिप थी बच्चा 78th वाली, जो कि कब हुआ? 2023 में। ये किसके पास था? तो ये था डेनिस फ्रांसिस के पास। किसके पास था बच्चा? डेनिस फ्रांसिस के पास। और यही वो डेनिस फ्रांसिस है बच्चा जो कि हाल ही में, यही वो डेनिस फ्रांसिस है जो कि हाल ही में भारत के दौरे पे आए, जो कि हाल ही में भारत के दौरे पे आए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 नंबर के सेशन के वो कौन चेयरपर्सन जो कि 5 दिन के दौरे में भारत आए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। 78 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 2023 से लेकर 2024 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद ये 79 नंबर के लिए किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। टेड्रोस एडोनॉम भैया ये WHO के हेड होने वाले हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या होने वाले हैं? हेड होने वाले हैं। एंटोनियो गेटेरस भी, इनका संबंध किससे? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के पद पे भी आपको एंटोनियो गेटेरस देखने को मिलेंगे। तो याद रखना 78 सेशन किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। किसके पास है भी? अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस के पास है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा कि डेनिस फ्रांसिस कौन है भैया, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। डेनिस फ्रांसिस कौन हो जाएंगे भैया? ये त्रिनिदाद एंड टोबैको से बिलोंग करते हैं, है ना? त्रिनिदाद एंड टोबैको से ये बिलोंग करते हैं। बस इतना याद रख लो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये कौन है? रुचिरा काम्बोज। ठीक है, ये कौन है? रुचिरा काम्बोज। ये किस पद पे है? तो ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि भारत को भैया यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करने वाली जो महिला आपको देखने को मिलेंगी वो कौन हो जाएंगी? रुचिरा काम्बोज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है? भारत को रिप्रेजेंट करती है रुचिरा काम्बोज। ठीक है, और ये हो जाएंगे डेनिस फ्रांसिस। ये हो जाएंगे डेनिस फ्रांसिस जो कि यूनाइटेड नेशंस के 78 नंबर वाले सत्र के प्रेसिडेंट है या चेयरपर्सन है। ठीक है, और ये भारत के दौरे पे आए हैं, 5 दिनों के दौरे पे आए हैं। ये भारत के दौरे पे आए हुए हैं 5 दिनों के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन विकसित किया है? भैया क्या वो यूएसए है जिसने अपना खुद का हेपेटाइटिस ए वैक्सीन डेवलप किया है? क्या वो चाइना है? क्या वो रशिया है? क्या वो इंडिया है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। फटाफट से बताने की कोशिश करो बच्चा। किसके द्वारा बच्चा? तो याद रखना इंडिया के द्वारा। इंडिया के द्वारा खुद से, यानी कि इंडिजीनियसली, इंडिया के द्वारा खुद से यानी कि इंडिजिनियसली
हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन को भैया यहाँ पे क्या किया गया है, बनाया गया है, जिसका नाम क्या होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है हैवीश्योर। क्या होने वाला है, हैवीश्योर इसका नाम होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस ए बाय इंडिया, तो वो कौन हो जाएगा भैया, हैवीश्योर। कौन बना रहा है, भारत इसको बना रहा है। ठीक है, भारत इसको बना रहा है। ठीक है, भारत इसको बना रहा है। अगला प्रश्न, पराक्रम दिवस भैया हम कब मनाते हैं, फटाफट से बताइए। बहुत सही, अमेजिंग एआई फैक्ट्स, जल्दी से बताओ पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं, हर साल पराक्रम दिवस जो है ये हम कब मनाते हैं। हर साल बच्चा पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों को याद करते हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों को याद करते हुए भैया हर साल 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इन्हीं के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, हिंद फौज की इनकी स्थापना की थी। ठीक है, ताइवान के तैपे में, ताइवान के कैपिटल ताइपाई के अंदर भैया एक प्लेन दुर्घटना में इनकी देहांत हो जाती है, प्लेन क्रैश में बच्चा इनकी देहांत हो जाती है। ठीक है, प्लेन क्रैश में इनकी देहांत हो जाती है। पराक्रम दिवस, क्लियर है बात। पराक्रम दिवस किसकी याद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बच्चा पराक्रम दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न आगे पूछा है बच्चा, आगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन स्टीड फर्स्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन करेगा। स्टीड फर्स्ट जो ये एक्सरसाइज होने वाला, याद रखना बच्चा, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी एक्सरसाइज होने वाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी एक्सरसाइज होने वाला है, आर्मी एक्सरसाइज होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी एक्सरसाइज जो है क्या होने वाला है, स्टीड फास्ट डिफेंडर। इसको कौन आयोजित कर रहा है, नाटो इसको आयोजित कर रहा है भैया, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो संस्था है भैया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है या आर्मी वॉर एक्सरसाइज को आयोजित कर रहा है। गुड मॉर्निंग, आयोजित कर रहा है। ठीक है, जिसका नाम क्या हो रहा है, सीड फास्ट डिफेंडर 2024। याद रखना, नाटो के ही द्वारा, नाटो के ही द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, साइबर सिक्योरिटी वाला एक्सरसाइज, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी वाला एक्सरसाइज, साइबर सिक्योरिटी वाला एक्सरसाइज कहां पे, तलिनीन के अंदर आयोजित किया गया था, तलिनीन के अंदर आयोजित किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, इसी के द्वारा एक्सरसाइज आर्टिक सर्कल को भी आयोजित किया जाता है, एक्सरसाइज आर्टिक सर्कल को भी बच्चा इसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है। तो याद रखना, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 किसके द्वारा, नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सही, नाटो के द्वारा। इसी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी वाला एक्सरसाइज, मुझे कौन बताएगा, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी वाला एक्सरसाइज, जल्दी। है ना, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज किसके द्वारा, नाटो के द्वारा, कहां पे, तलिनीन के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किसने दी।
एशियाई मैराथन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा यहां पे किया गया? तो याद रखना भैया, ये हांगकांग के द्वारा किया गया। हांगकांग के द्वारा बच्चा, हांगकांग के द्वारा एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हाल ही में किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत को भी मेडल मिला है। जल्दी बताओ, भारत को कौन सा मेडल जीता मिला है? देखो, गर्ल्स कैटेगरी में बच्चा, गर्ल्स की कैटेगरी की बात करूं तो गर्ल्स कैटेगरी में हमने बच्चा 11th स्थान हासिल किया है। बट मैं अगर मेंस कैटेगरी की बात करूं, मेंस कैटेगरी की बात करूं तो भारत ने भैया गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है, सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि भारत ने भैया, भारत ने गोल्ड जीता है। भारत ने क्या जीता है? एशियन मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। एशियन मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। गर्ल्स का बिल्कुल 11 और बॉयज का फर्स्ट। मुझे बताओ भैया, बॉयज में कौन गोल्ड जीता है? फटाफट से, फटाफट से बताओ। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 किसने गोल्ड जीता है भैया? भारत की तरफ से लिख लो। भारत की तरफ से गोल्ड जीतने वाले भैया कौन हो जाएंगे? मान सिंह। ठीक है, भारत की तरफ से गोल्ड जीतने वाले मान सिंह हो जाएंगे। ये सेकंड इंडियन है, सेकंड इंडियन है बच्चा जिन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है, सेकंड इंडियन। अगला प्रश्न आगे पूछा है, भारत की महिला हॉकी टीम किस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही थी? हाल ही में अगर आपको याद हो, रांची के अंदर ना क्वालिफायर्स चल रहे थे। रांची के अंदर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के, रांची के अंदर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के क्या चल रहे थे बच्चा? क्वालिफायर्स चल रहे थे, क्वालिफायर्स चल रहे थे। और इन क्वालिफायर्स में भैया, है ना, जापान ने इंडिया को, जापान ने इंडिया को 1-0 से हरा दिया। इस क्वालिफायर्स ने, इस क्वालिफायर में जापान ने इंडिया को 1-0 से हरा दिया, जिसके बाद भैया भारत की महिला टीम का पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने का सपना जो है ये अधूरा हो गया। पेरिस में, पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने का जो सपना है बच्चा वो अधूरा हो गया। तो 2024 का ओलंपिक्स कहां पे? पेरिस के अंदर। 28 वाला लॉस एंजलिस यूएसए, 32 वाला ब्रिस्बेन के अंदर। क्लियर है बात है? 2024 की हॉकी में, पेरिस ओलंपिक्स हॉकी में भैया महिला टीम जो है अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जापान से ये हार चुकी है। रांची के अंदर भैया इसका क्या हुआ था? मैच हुआ था, 0-1 से हारी। अगला, हाल ही में अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल प्रायोजन किसने जीता है भैया? टाइटल स्पॉन्सरशिप, हम बोलते हैं ना टाटा आईपीएल, बोलते हैं जियो आईपीएल, जियो दे दनादन है, बोलते हैं ना। तो टाइटल स्पॉन्सरशिप, ठीक है, टाइटल स्पॉन्सरशिप बच्चा किसने जीता है? टाटा ग्रुप ने जीता है। ठीक है, 5 सालों के लिए आईपीएल के भैया 5 सालों के लिए जो टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता है किसने जीता है? टाटा ने जीता है। सबसे महंगे प्लेयर कौन से हो जाएंगे? बहुत सही, सबसे महंगे प्लेयर कौन हो जाएंगे? मिचेल स्टार्क हो जाएंगे बच्चा, मिचेल स्टार्क। देखो ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा सा रफ्तार हमने तेज किया हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें लगभग 20-22 क्वेश्चंस देखने। मिचेल स्टार्क जो है ये सबसे महंगे खिलाड़ी हो जाएंगे अब तक के इतिहास के। ठीक है, मुझे बताओ जरा इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण होने वाला है? इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण होने वाला है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा एडिशन इस बार आईपीएल का हम खेलने वाले, आईपीएल का कौन सा एडिशन हम खेलने वाले? फटाफट। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, पैट कमिंस सेकंड नंबर पे, बहुत सही, बहुत सही। जल्दी से बताओ कौन सा एडिशन खेलने वाले। अगला प्रश्न, अगला पूछा है, पीएम मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन कहां पे किया गया? 17वां संस्करण, बहुत सही, 17th एडिशन है, लिख लो बच्चा, 17th एडिशन है इस बार इसका, ये 17th एडिशन। अगला देखो, बोला है
Where did PM Modi inaugurated Boeing India Engineering and Technology Center campus? बोइंग क्या है बच्चा, याद रखना, बोइंग जो है ये क्या है, ये एयरक्राफ्ट बनाती है। बोइंग जो है ये एयरक्राफ्ट बनाती है, याद रखना। एयरबस भी एयरक्राफ्ट बनाती है, एयरबस भी बच्चा क्या बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है। अब क्या हुआ है कि ये जो बोइंग है, ये जो बोइंग है प्लस भारत, बोइंग और भारत ने बच्चा मिलकर क्या किया, एक समझौते या मैं कहूं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया कि हम लोग भैया भारत के अंदर बहुत सही है ना, उन्होंने बोला कि भैया हम भारत के अंदर, भैया भारत के अंदर ही एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। तो भारत ने बोला ठीक है भैया एयरक्राफ्ट को बनाओ, कहां बनाओगे? तो भैया एक बात बताओ, आप अपनी कोई सपोज मान लो आपको एयरक्राफ्ट बनाना है, तो एयरक्राफ्ट तो आप वहीं बनाओगे ना जहां पे इससे रिलेटेड पहले से कोई चीज नहीं हो। भैया कोई तैयारी होनी चाहिए ना पहले से, है ना। तो भैया बैंगलोर के अंदर अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा, बेंगलुरु के अंदर। और इसी वजह से भैया बेंगलुरु के अंदर भैया बोइंग और भारत सरकार दोनों मिलकर भैया क्या स्थापित कर रहे हैं, BIETC, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पहले से चीजें हैं वहां पे। सर आंसर के साथ साथ PDF डाल दिया करो, ठीक है बच्चा, PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बेंगलुरु के अंदर ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है, और इसी वजह से बोइंग जो कि एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, इसने भारत के साथ एक समझौता किया, वहां पे भैया ये लोग अपना चीजों को डेवलप करेंगे। क्लियर है बात? कल से हम लोग रेगुलर बेसिस पे यानी कि डे वाइज बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पुराने करंट अफेयर्स है तो मैंने सोचा भैया अप टू डेट जो है वो पुराने करंट अफेयर्स को हम निपटा दें। आगे पूछा, शराब से जेट ईंधन तैयार करने की पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया? जल्दी से फटाफट से बताओ भैया, गजब आंसर देते चले जाओ। इंग्लिश में पढ़ते हैं। Where has the first pilot project to prepare jet fuel from alcohol been inaugurated? जल्दी, आंसर नहीं आ रहा है किसी का, फटाफट से देखो। हाल ही में क्या हुआ भैया, हाल ही में आप सभी को पता है कि भारत का एक टारगेट है। भारत का टारगेट क्या है बच्चा, भारत का टारगेट है कि हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनना है। नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनना है, यानी कि एक ऐसा देश कि जो कि आने वाले 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा उतने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। भारत का एक प्रण है कि 2070 तक हम एक ऐसा देश बनेंगे जहां पे भैया 2070 में जब हमारे सपोज अगर 2070 में भारत ने 5 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, 5 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो उस 5 कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये भारत का प्रण है। जैसे अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था कि भूटान जो है ऑलरेडी, भूटान ऑलरेडी जो है ये नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन गया है। वैसे ही भारत कब तक बनेगा, 2070 तक बनेगा। तो 2070 में क्या भारत जो है वो मंत्र फूंक देगा कि बन जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको पहले से काम करना पड़ेगा। और किस पे काम करना पड़ेगा, तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने का, स्वच्छ ऊर्जा के ऊपर काम करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ना कि भैया कोल पेट्रोलियम के ऊपर काम करना। तो भी हम लगातार जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी की खोज कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए प्यारे बच्चों भारत ने पुणे के अंदर, भारत ने, किसी का आंसर नहीं आया, भारत ने पुणे के अंदर बच्चा
है ना। जेट फ्यूल भी किससे बनाया जाएगा, अल्कोहल से बनाया जाएगा, जेट फ्यूल अल्कोहल से। हरदीप सिंह पुरी, बहुत सही, हरदीप सिंह पुरी जी भी, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा बच्चा इसको इनॉग्रेट किया गया, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, बहुत सही। चलिए अगला प्रश्न, अगला बोल रहा है, हाल ही में असम ब्रेव हार्ट लचित बुरफुकान पुस्तक का विमोचन किसने किया। लचित बुरफुकान जो है भैया, इनका संबंध किससे है, असम से, असम से इसका संबंध है। असम की बात करूं तो सीएम के रूप में भैया आपको हिमंता बिस्वा शर्मा देखने को मिलेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा देखने को मिलेंगे। गवर्नर की बात करूं तो गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद कटारिया आपको यहां पे गवर्नर के रूप में देखने को मिलेंगे। पर याद रखना बच्चा, याद रखना लचित बुरफुकान, ठीक है, लचित बुरफुकान के ऊपर भैया एक किताब जो है हाल ही में रिलीज की गई है, और इस रिलीज किताब को बच्चा, है ना, विमोचन कौन कर रहा है, इस किताब का विमोचन कौन कर रहा है बच्चा, विमोचन कौन कर रहा है, तो याद रखना अमित शाह। लचित बुरफुकान, लचित बुरफुकान। चलो भैया जल्दी बताओ किस किस का आंसर सही था, फटाफट से, किसका किसका आंसर सही था भैया, जल्दी। मुझे कौन बताएगा, अमित शाह, बहुत सही, बहुत सही, है ना। और ये जो लचित बुरफुकान थे भैया, बरफुकान थे, कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अहोम डायनेस्टी से, है ना, अहोम डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, अहोम डायनेस्टी से। अगला प्रश्न आगे पूछा है, सऊदी अरब अरब के जॉय अवार्ड्स 2024 में किसे सम्मानित किया गया है। सऊदी अरेबिया के अंदर हाल ही में जॉय अवार्ड्स दिए गए, जिसमें याद रखना बच्चा आलिया भट्ट को यहां पे सम्मानित किया गया, किसको, आलिया भट्ट को ये पुरस्कार दिया है सऊदी अरेबिया के अंदर, किसको, आलिया भट्ट। दीपिका पादुकोण बच्चा, याद रखना कतर, कतर 2022 के फीफा के अंदर बच्चा, फीफा के अंदर ट्रॉफी का अनावरण इन्होंने किया था, ट्रॉफी का अनावरण इन्होंने ही किया था। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आलिया भट्ट ने भैया, फटाफट से बताओ, आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए कौन सा पुरस्कार जीता था। गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि एक मूवी है, और इस मूवी में बेहतरीन प्रदर्शन करने की वजह से किस पुरस्कार को जीता था, फटाफट से बताओ किस पुरस्कार को जीता था। आलिया भट्ट, बहुत सही, जल्दी से बताओ गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट ने किस पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा है, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम किसका है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि WHO का। और WHO के द्वारा ही ये देखा जाता है कि कौन सा देश फलानी बीमारी से फ्री है या कौन सा देश दिमकानी बीमारी से फ्री है, यानी कि समझने की कोशिश करना। सपोज मान लो कल को भारत ये कहने लग जाए कि भैया हम तो काला अजहर से मुक्त हो गए। देखो भारत का टारगेट है कि हम काला अजहर से कब तक मुक्त हो जाएंगे, भारत का टारगेट है कि हम काला अजहर से 2023 तक मुक्त हो जाएंगे, जो कि अभी हम हुए नहीं। उसके बाद भारत का टारगेट होगा भैया टीबी मुक्त होना, भारत का टारगेट है मलेरिया मुक्त होना। बताना जरा कब कब का टारगेट है ना। तो भारत का ये टारगेट है कि भैया हमें काला अजहर, टीबी, मलेरिया, ये जितनी भी तमाम बीमारी है उस समय मुक्त होना है। सपोज मान लो टीबी मुक्त भारत को 2025 तक होना है, ये भारत ने बोला। अचानक से भारत खड़ा हो जाए, बोले कि भैया आज 2025 लग गया और हम जो है मलेरिया से मुक्त हो गए हैं या टीबी से मुक्त हो गए हैं, क्या आप पूरी दुनिया मान लेगी, नहीं मानेगी। जब तक WHO के द्वारा 2 साल तक लगातार भारत के ऊपर निगरानी ना रखी जाए कि भैया एक भी केस नहीं आते। तो याद रखना इसका क्राइटेरिया क्या है भैया, मापदंड क्या है, तो मापदंड ये है, मापदंड बच्चा ये है कि WHO लगातार 3 साल तक, WHO लगातार 3 साल तक बच्चा ये चेक करती है कि आपके देश में, है ना, उस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड एक भी केस
नहीं होने चाहिए, जिसके बाद ही भैया WHO जो है आपको मलेरिया मुक्त करेगी, टीबी मुक्त करेगी, या किसी भी बीमारी से मुक्त करेगी। जैसे अगर आपको याद हो, रिसेंटली अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त किया गया था, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। 1962 में 1962 में सेंट लूसिया पहली ऐसी देश है जिसको मलेरिया मुक्त किया गया। अगर टोटल देशों की बात करूं तो टोटल आपको 43 देश ऐसे मिलेंगे जो कि क्या है भैया, मलेरिया मुक्त किए जा चुके हैं। और भैया यहाँ पे केप वर्दे, याद रखना, केप वर्दे वो देश है जिसको हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, मलेरिया मुक्त घोषित किया। देखो अजरबैजान तजाकिस्तान को अगस्त 2023 में ऑलरेडी मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है, 2021 में चाइना को घोषित किया जा चुका है, पर अभी हाल ही में जनवरी 2024 में मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया गया है? तो याद रखना केप वर्दे। किसको? केप वर्दे। देखो अजरबैजान तजाकिस्तान को ऑलरेडी किया जा चुका है बच्चा, ठीक है। अगला, सबसे पहला पूछता तो 1962 में सेंट लूसिया। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है ममानी फेस्टिवल का आयोजन कहां पे होता है बच्चा? किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ममानी फेस्टिवल का आयोजन होता है? तो आप कहोगे भैया लद्दाख। लद्दाख के अंदर ममानी फेस्टिवल का बच्चा आयोजन होता है, ठीक है। ये एक फूड फेस्टिवल, याद रखना, ये लद्दाख का क्या है बच्चा? ये एक फूड फेस्टिवल है जिसमें तमाम प्रकार के फूड्स जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं और इसकी प्रदर्शनी लगती है। और इसकी क्या लगती है? प्रदर्शनी लगती है। क्लियर बात? इसकी प्रदर्शनी लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन को लॉन्च किया? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश ने। सरकार किसकी है बच्चा यहाँ पे? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बच्चा यहाँ पे सरकार आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पे माई स्कूल माई प्राइड, ठीक है, इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया, माई स्कूल माई प्राइड नाम का इनिशिएटिव, ठीक है। अगला पूछा है, हाल ही में सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किसने किया? सलार जंग संग्रहालय आपको भैया हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बॉस भाई। और यहाँ पे भैया 5 नई गैलरीज का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना हमारे कल्चर मिनिस्टर है ना, जी किशन रेड्डी। ये कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? तो टूरिज्म के साथ साथ कल्चर, टूरिज्म के साथ साथ भैया कल्चरल मिनिस्टर भी बच्चा यही हो जाएंगे। टूरिज्म के साथ साथ कल्चरल मिनिस्टर भी कौन होने वाले हैं? यही होने वाले, ठीक है। कल से जो हम सेशन देखेंगे वो डे वाइज देखेंगे, आज हम क्या कर रहे हैं बच्चा? रिवीजन कर रहे हैं। अगला देखते हैं फटाफट से। अगला पूछा है, जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश भैया। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। YS जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ पे सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। और ये दूसरा ऐसा राज्य है जो कि भी जाति के आधार पर, ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस को लॉन्च कर रहा है। कास्ट बेस्ड सेंसस। पहला अगर पूछता बच्चा, पहला पूछता तो पहला कौन हो जाता बच्चा? बिहार। इसके ऊपर में हमने डिटेल्ड चीजें देखी है ना। ये बिहार का वो सेंसस है जो कि किस बेस्ड है? कास्ट बेस्ड, ठीक है। अगला पूछा है, कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा? तो कैलिफोर्निया के अंदर बच्चा, ठीक है, 2 स्कूलों में हिंदी भाषा को यहाँ पे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। 2 स्कूलों में हिंदी भाषा को यहाँ पे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अगला बोल रहा है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? SSB सशस्त्र सीमा बल में भैया दलजीत सिंह चौधरी जी की नियुक्ति हुई है, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी जी जो है, बहुत से, दलजीत सिंह चौधरी जो है ये नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। किसके भैया? सशस्त्र सीमा बल के। बताओ भैया नीना सिंह कौन है? अनीश दयाल सिंह कौन है बच्चा? रश्मि शुक्ला कौन है? याद रखना रश्मि शुक्ला नई DIG हो जाएंगी महाराष्ट्र पुलिस की। नई DIG हो जाएंगी बच्चा महाराष्ट्र पुलिस की। इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल थी किसकी? तो SSB की थी। ये दोनों के आंसर आप बताओ। नीना सिंह कौन है? लिख देता हूं, ये पहली महिला है बच्चा, किसी भी पद पे ये नियुक्त की गई है, पहली महिला के रूप में नियुक्त की गई है, ठीक है, पहली महिला के रूप में। फटाफट से बताओ। आगे पूछा है, भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है बच्चा? तो भारत और
नाइजीरिया के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर देखने को मिलेंगे। याद रखना युगांडा के अंदर ये बैठक हो रहा है। कहां पे बच्चा? युगांडा के अंदर 17th एडिशन है ये बैठक का, 17th एडिशन होने वाला है इस बैठक का, ठीक है, 17th एडिशन। अगला प्रश्न बोल रहा है 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी फटाफट, कितने बच्चों को भैया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना 19 बच्चों को। किसके द्वारा किया गया बच्चा? तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 19 बच्चों को भैया यहाँ पे सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को? 19 बच्चों को, 19 बच्चों को। अगला डेजर्ट फेस्टिवल का है, कैमल फेस्टिवल का है, कहां पे बच्चा? राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर ही डेजर्ट फेस्टिवल या कैमल फेस्टिवल या मरु फेस्टिवल, ठीक है, मरु फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल, हर चीज बच्चा कहां पे? राजस्थान के अंदर। कहां पे बच्चा? राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग कल मिलेंगे 24 तारीख के करंट अफेयर्स से। बहुत सही, 24 तारीख से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उसे आराम आराम तरीके से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिवीजन का पोर्शन था जुलाई से लेकर जनवरी तक का वो समाप्त हो चुका आई गेस, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो चेकआउट करेंगे, जिसमें हमने जुलाई से लेकर दिसंबर और उसके बाद अब दिसंबर 23 तक के करंट अफेयर्स को निपटा दिया है। अब हम लोग कल डे वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, और शाम को 5:30 बजे मेरे साथ, शाम को 4:30 बजे मेरे साथ स्टैटिक जीके के सीरीज में जुड़ना ना भूले। वो बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रहा है जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो हैं, जो पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखें, तैयारी को दुरुस्त रखें। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ बिल्कुल, पीडीएफ जो है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। जय हिंद।